वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानेशन क्लासेस के ने आपके लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी हुई है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट था वो था कॉमर्स स्ट्रीम्स को लेके। तो हमारे पास जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट था उसमें हमने पहली रिवीजन तो देखी थी फंडामेंटल चैप्टर की। अब सेकंड रिवीजन की बारी है। तो सेकंड रिवीजन में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। जो चैप्टर की समरी है हमारी उसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है गुडविल का मतलब पढ़ेंगे कि गुडविल होता क्या है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद नीड क्यों है गुडविल की, जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन यानी कि उसकी वैल्यू निकालने का क्या मकसद है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट करती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कि गुडविल कितने तरीके की होती है। फिर देखेंगे गुडविल को निकालने के मेथड हमारे पास तीन है, मेजर तीन मेथड आते हैं हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। उसके बाद कुछ आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ गुडविल। तो ठीक है जी, गुडविल का क्या मतलब होता है देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा है वो हम रीड कर लेते हैं। कहता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन advantageous position due to which the enterprise will able to earn higher profits without putting extra efforts। कहने का क्या मतलब है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है यानी कि उसको हम सी नहीं कर सकते ना टच कर सकते। जिसमें वो क्या कह रहा है कि भाई इंटरप्राइज को उससे क्या होता है गुडविल की होने की वजह से एक फायदा होता है, एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाती है जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है विदाउट एनी एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि आप सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं या फिर टाटा इंडस्ट्रीज के, टाटा ग्रुप के जो प्रोडक्ट हैं वो जैसे नाम से ही बिकते हैं। आज उन्होंने इतना अपना नाम बना लिया कि अगर हमें पता लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट टाटा कंपनी ने बनाया है या ये प्रोडक्ट लाइन कंपनी ने बनाया है तो वो उसके नाम से ही वो बिकने लग जाते हैं। क्वालिटी की बात तो बाद में आती है, पहले वो उसके नाम से ही बिकने लग जाते हैं। क्वालिटी की बात तो जब भी बनी ना क्योंकि उन्होंने जो है ओवर द पीरियड उस चीज को ग्रो किया और लोगों में इतना विश्वास जगा कि भैया अगर टाटा या रिलायंस के प्रोडक्ट हैं तो फिर उसमें आप क्वालिटी तो अच्छी होगी ही उसके अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ता अपने किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आप ट्राई करो। जब भी वो मार्केट में लाते हैं या फिर उनकी जो प्रोडक्ट की रेंज होती है या किसी भी चीज को लेके तो वो हर चीज में जब आप सेल आउट करोगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा सेल होगी बिकॉज ऑफ उनके नेम की वजह से। या अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जनरल एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं कि गुडविल क्या है, सपोज करो भाई जो 2011 वर्ल्ड कप का जो हमारा जो एम एस धोनी ने 6 मारा था उसमें जो उसने बैट यूज किया था, क्या यूज किया था उसने, जो बैट यूज किया था 6 मारने के लिए, सपोज करो कि भाई उस बैट की वैल्यू अगर 55,000 रुपीज थी, लेकिन अगर आज एम एस धोनी साहब कहें कि भाई मैं अपना बैट जो है वो सेलिंग के लिए निकाल रहा हूं तो जो उनके फैंस होंगे या जो उस बैट की कीमत जानते होंगे वो क्या करेंगे, वो इस बैट को 55,000 से भी ज्यादा वैल्यू में खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बैट की इतनी गुडविल है कि भैया लोगों को दिखाएंगे तो उनकी इमेज बनेगी कि भाई जो ये बैट जो है वो एम एस धोनी का बैट है। इसी तरीके से क्या होता है गुडविल का भी केस होता है कि भाई आप जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है वो आपके लिए। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इट इज सो बिकॉज द एफर्ट, क्या कह रहा है जी, इट इज सो बिकॉज द एफर्ट मेड इन द पास्ट पुट बाय द एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई टाटा या रिलायंस ने जो है एक एडवांटेजियस पोजीशन अपने पास एफर्ट से बना ली थी जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में बेनिफिट होता था। फॉर एग्जांपल इफ एंटरप्राइज हैज एन rendered goods and services to its customer, the customer will be satisfied from the quality of the services। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि भाई आप जो टाटा या रिलायंस की जो प्रोडक्ट है उनसे आप सेटिस्फाइड रहोगे तो उसके फिर नाम से ही प्रोडक्ट बिकेंगे विच इज ऑल लाइकलीहुड विल बी them back to the enterprise, मतलब उनको उसको रिटर्न वापस मिलेगी। इन टर्न द एंटरप्राइज विल एबल टू अचीव द हायर सेल्स एंड थस हायर प्रॉफिट। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी वही पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो एक ये इंटेंजिबल एसेट है, दैट इज उसको उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और उसको ये एक फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है यानी कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स अलग तरीके की चीज होती है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज। मतलब क्या कह रहा है कि भाई ये जो गुडविल है वो इंटरप्राइज की है यानी कि उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप गुडविल देखोगे तो आपको किसी के साथ लिंक करके देखना पड़ेगा कि ये गुडविल किसकी है। गुडविल अपने आप में कुछ नहीं है। वो अगर मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं, अगर मैंने टाटा का एग्जांपल लिया तो टाटा की क्या है, गुडविल है, मार्केट में उसका नाम है। तो यानी कि वो कह रहा है कि भाई टाटा और गुडविल अलग अलग नहीं है, डज नॉट हैव अ
एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज क्या, टाटा और गुडविल दोनों सेपरेट नहीं है, वो ये बात कह रहा है। एंड थस नॉर्मली इट हैज इट्स रिलायजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, यानी कि जब बिजनेस सेल आउट होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो वहां पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया था बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप की गुडविल, यानी कि व्हाट्सएप की लोगों की पहचान के बीच में कि भाई लोग ज्यादा जानने लगे हैं व्हाट्सएप को और जो है उसके ऊपर रिलाई करते हैं, तो जो एक्चुअल व्हाट्सएप की वैल्यू थी उससे ज्यादा उनको पैसा दिया गया था। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, इट हेल्प्स इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट, जैसे भी हमने बात करी थी पीछे देखा था, तो इट हैज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, वो अट्रैक्टिव रहेगा बिजनेस के लिए। उसके बाद क्या कहता है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से गुडविल आती है, जैसे कि लोकेशन का एडवांटेज हो सकता है, भाई आपने अपना बिजनेस ऐसी जगह पे खोला जहां पे लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो, या फिर आपके लिए फेवरेबल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो आपके लिए फेवरेबल मालूम पड़ी, तो इसकी वजह से आपने ब्रांड नेम बना लिया, जैसे कि बोट का ब्रांड नेम है एक। ठीक है जी, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्सेट्रा, या आपने कोई ऐसी चीज बनाई जो आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, आपने उसको पेटेंट करा लिया, इस तरीके की चीजों से गुडविल बनती है। ठीक है जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या आएगा, इज अ सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। ठीक है जी, अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या है, एक सब्जेक्टिव मैटर है, यानी कि अगर हम 10 एक्सपर्ट हैं अलग अलग जो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तो हो सकता है हर 10 बंदों, जो जितने भी बंदे हैं, यानी कि जितने भी वैल्यूअर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सबके हिसाब से वैल्यू, जो गुडविल की वैल्यू है वो थोड़ा बहुत डिफर करेगी, अलग अलग भी आ सकती है काफी हद तक। ठीक है ना, तो उस चीज की बात कर रहा है वो। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है जी, इन कंटेक्स्ट ऑफ द पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे उस पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में, वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई वो ये कह रहा है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में जो वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि जो अगर पार्टनर्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनका, अगर हम देखते हैं कि भाई आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपको मालूम होगा कि जब हम एडमिशन या रिटायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकलता है, तो उस केस में वहां पे क्या होता है, आप जितना कोई बंदा दूसरे बंदे का शेयर गेन कर रहा होता है उसको सेक्रीफाइसिंग वाले को उस पोर्शन में आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, उसकी गुडविल होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद क्या कहता है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन की नीड क्यों है, उसके हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 कारण है। 6 कारण में सबसे पहला क्या है, वही वैल्यूएशन करने के लिए अगर आप कोई भी चेंज करते हो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, तब हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई नया पार्टनर आता है तब हम कर सकते हैं। फिर आता है अगर पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, डेड किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है, तब हम कर सकते हैं। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि चलता चला है आपने बिजनेस, जैसे सपोज करो भाई मेरा एक बिजनेस था गारमेंट्स का, मेरा एक बिजनेस था पार्टनरशिप में, तो मैंने उसको रनिंग बिजनेस को ही किसी और को सोल्ड कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, तो रनिंग बिजनेस ही व्हाट्सएप एक्वायर कर लिया गया फेसबुक के द्वारा। वो भी क्या है कि आपका चलता हुआ बिजनेस किसी ने एक्वायर कर लिया। यहाँ पे कह रहे हैं 2 और मोर फर्म्स अमालगमेटेड, यानी कि 2 बिजनेस आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करो भाई वोडाफोन और आइडिया क्या थे, आपस में जुड़ गए, वो क्या था, एक अमालगमेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When partnership firm is converted into company, और जब कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तब। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, इसमें एक चीज और है हमारे पास कि भाई इन सिनेरियोज में आपको चेंज करने की जरूरत ही क्यों है, यानी कि इन सिनेरियोज में आपको वैल्यूएशन निकालने की जरूरत ही क्यों है, ये चीज मैं और आपको बता देता हूं। होता क्या है ना, देखो आप जब बिजनेस कंटिन्यू करते आ रहे हो एक ही फॉर्मेट में चल रहा होता है। भाई अगर मैं पीएसआर की बात करूं कि भाई अगर हम 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है जी, अगर हमारा तीनों का रेशियो बराबर बराबर है, हम कह रहे हैं कि भाई हम जो है बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हमने 2 साल चलाया, 3 साल चलाया बिजनेस, 4 साल चलाया, और एक टाइम के बाद हम कहते हैं कि भाई अब जो है हमारी कैपिटल में भी फर्क आने लगा है, तो हम कहते हैं कि भाई हम इसको ना 2:1:1 कर लेते हैं। अब इसको इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सपोज करो, तो कहते हैं कि भाई हमने पुराने बिजनेस जो चल रहा था हमारा, जो जिस डेट से आप ये चेंज की बात करो उससे पहले तक तो हमारा ये रेशो था, तो कहता है कि जब आप इसका इंपैक्ट दे रहे हो तो यानी कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर रहा है, और इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करना, यानी कि इन दोनों का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मतलब ये जो प्रॉफिट कमाने वाले तो उसमें कमी आ जाएगी इसका मतलब। तो ये कहते हैं कि भाई आप जो है फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करोगे तो उसके लिए आज ही हमें कंपनसेशन दे दो। तो वो कंपनसेशन क्या होता है, वो यहाँ से इसलिए वजह से निकाला जाता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। ऐसे ही एडमिशन के टाइम पे भी होगा कि भाई नया बंदा आएगा तो वो जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें बाकी पुराने लोगों की मेहनत होगी, तो वो पुराने लोगों की मेहनत के हिसाब से वो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा गुडविल मंगाई जाएगी उससे। इसी तरीके से रिटायरिंग वाले के टाइम पे भी होगा कि भाई अगर पर्सन जा रहा है तो उसके जाने के बाद भी कुछ इंपैक्ट, कुछ टाइम तक उस पर्सन का जो नाम है उस फर्म में यूज होकर प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो वो कहेगा कि भाई मेरे जाने के टाइम पे जो मेरा शेयर आप लोग ले लोगे
जो मेरा प्रॉफिट का शेयर मैं चले जाऊंगा तो वो आप तीनों में बढ़ जाएगा या आप चारों में बढ़ जाएगा, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे तो वो लोग उस शेयर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में भी यहाँ पे क्या होगा, गुडविल वैल्यूएशन होगी। ऐसे ही बाकी सारे केसेस भी रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है जी, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किन किन चीजों से फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब वैल्यूएशन की इफेक्ट होती है कि मतलब जैसे कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, अगर मैनेजमेंट अच्छा काम करेगी तो प्रोडक्ट अच्छे रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकलेगा। फेवरेबल लोकेशन की हमने बात देखी थी अभी पीछे, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट देखा था अभी हमने, ये भी पीछे पढ़ा था। उसके बाद क्या है, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, जैसे कि लंबे टाइम तक बिजनेस चलता आ रहा है। एग्जांपल के लिए हमने देखा था टाटा का और रिलायंस का। ठीक है जी, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, यानी कि अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा बनाते हो, आप कोई आपका नाम बन गया या कुछ ऐसी चीज है जो कोई और दूसरा कॉपी ना कर सके, तो आप उसका पेटेंट करा लेते हो ताकि उसका कोई दूसरा बंदा बेनिफिट ना उठा सके। एक्सेस टू सप्लायर्स, अगर आपके पास सप्लायर्स अच्छे हैं जो आपको टाइम पे सामान देते हैं, तो जिससे आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी मार्केट में रेपुटेशन बनेगी कि भाई आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो और टाइम पे प्रोडक्ट देते हो। मार्केट सिचुएशंस डिपेंड करती है गुडविल पे, भाई मार्केट सिचुएशन आपके फेवरेबल में अगेंस्ट में, उस हिसाब से भी आपकी गुडविल अफेक्ट हो रही है। उसके बाद है आपके पास रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, यानी कि नॉर्मल बिजनेस रिस्क है, उससे गुडविल अफेक्ट कर सकती है। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, कि आपने पिछले टाइम में कैसी परफॉर्मेंस करी थी। जैसे हमने गुडविल की डेफिनेशन में देखा था कि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हो तो आपकी गुडविल आगे अच्छी हो जाती है। उसके बाद अदर फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, अदर फैक्टर्स में आपके पास आते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है जी, कस्टमर रिलेशंस, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज आती हैं, कस्टमर रिलेशन आता है या फिर लेबर रिलेशन आता है, ये तीन चीजें और आती हैं आपके पास साथ में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या कहता है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल जो है दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है आपकी परचेज गुडविल और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी, परचेज गुडविल कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो है आपका जो पार्टनरशिप है वो आपका कंपनी में कन्वर्ट हो गया, या आपका किसी ने रनिंग बिजनेस ही एक्वायर कर लिया, तो वहां पे क्या होता है, जब आपका कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लेता है, यानी कि वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, कौन सा बताया था एग्जाम्पल, मैंने बताया था कि फेसबुक ने किसको एक्वायर कर लिया था जी, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था। तो इस केस में उसने क्या दिया था, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया था। तो फेसबुक अपने अकाउंट में क्या लिखेगा, गुडविल लिखेगा, कौन सी वाली लिखेगा, परचेज गुडविल लिखेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच अ फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड। ठीक है जी, अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि आपके पास परफॉर्मेंस है, यानी कि आपने अपने नाम रुतबे से बनाई है जो गुडविल, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था टाटा का। ठीक है जी, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अ गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन बट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है जी, और पार्टनर। इट हैज internally generated goodwill which arises from the number of factors such as location, efficient management, good quality of product, the running business of the possesses due to which able to earn higher profit। ये सेम बात आ गई पीछे जैसे हमने पढ़ी थी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई जो आपकी परचेज गुडविल है वो आप हमेशा आपकी बुक्स या बैलेंस शीट में दिखाते हो और सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब आता है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि मेथड्स क्या क्या है इसके। बेसिकली हमारे पास इसमें तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास एक तो सिंपल और एक वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट हमारा इकलौता ऐसा मेथड है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन में फिर हमारे पास वो आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि ये जो मेथड है इन्हीं का कैपिटलाइजेशन की वो बात कर रहा है तीसरे मेथड के अंदर। ठीक है जी, एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या है, अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द बिजनेस फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, एक नॉर्मल प्रॉफिट क्या, यानी कि एक इंडस्ट्री या एक बिजनेस जो ओवर द पीरियड एक एवरेज बेसिस पे एक नॉर्मल तरीके से कितना प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि आपने बिजनेस में पैसे लगाया, आप नॉर्मली 15% रिटर्न आप कमा लेते हो। अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आप 15,000 रुपए आपको हर साल मिलेंगे उस बिजनेस से। ठीक है जी, उसमें क्या कह रहा है फिर आगे, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स on the basis of the past profits, any abnormal gains are excluded
बाय डिडक्टिंग फ्रॉम एंड एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे बाय एडिंग द पास्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या है, कहना ये चाह रहा है कि भाई जब आप बिजनेस करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट 15% है, सपोज करो किसी साल में आपका जो है किसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, जैसे कि आपने कोई एफडी कराई थी उसका इंटरेस्ट आपका एक्स्ट्रा आ गया, या फिर आपने कोई चीज अपना एसेट सेल किया उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, या फिर आपने सपोज करो लॉस किस काम का हुआ, आपने बिजनेस कर रहे थे आपकी इन्वेंट्री में आग लग गई या कोई ऑब्सोलेंस हो गया जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो क्या है, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है जो नॉर्मल बिजनेस में रूटीन में नहीं आती है, यानी कि रोजमर्रा के कामों में नहीं आती है। तो उन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है जी, कि अगर मेरा प्रॉफिट है, जो पी&एल का जो मेरा प्रॉफिट आता है उसको मैं लेता हूं कि अगर मेरा 1 लाख रुपए है, ठीक है जी, तो उसमें अगर मैं कहता हूं कि मेरे हमें को लेस क्या करना है, एबनॉर्मल गेन्स, ठीक है जी, और मेरे को ऐड क्या करना है यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉसेस। जब इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, इसको मैं लेस करूंगा और इसको मैं ऐड करूंगा, तो ये जो मेरा प्रॉफिट आएगा इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं किसके लिए लूंगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए कंसीडर करूंगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है जी, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये दोनों चीजें क्या क्या होती है, अब देखते हैं डिटेल में, देखेंगे हम थोड़ा सा इसको। देखो जी, वैल्यूएशन के लिए जो आपका पहला स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, उसमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि मैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की बात करी जो भी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, उसमें क्या कह रहा है कि भाई आपने लिया प्रॉफिट और लॉस एज पर द ऑफ द पास्ट ईयर, एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद उसमें क्या कह रहा है, एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो जी यहाँ पे ऐड कर रहा है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एफए को भी ऐड कर लेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसका इंपैक्ट वहां पे आप देखोगे कि अगर अंडर वैल्यू होगा तो आपका वहां पे प्रॉफिट कम दिखता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ओवर वैल्यूएशन के साइड में, डेबिट साइड में अगर ज्यादा दिखेगा तो वहां पे आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, इसको फिर आपको ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि ये डिडक्ट होता है वहां पे। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इसको मैं ऐड बैक करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, उसको मैं ऐड बैक करना है, ठीक है। उसके बाद लेस क्या क्या करना है, एबनॉर्मल गेन, इसी सबका रिवर्स लेस कर देंगे, यानी कि एबनॉर्मल लॉसेज ऐड किया था तो एबनॉर्मल गेन लेस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एफए ऐड किया था तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे इसके गेन को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, उससे पहले क्या दे रखा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखोगे आप रिवर्स हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, नॉन रिकरिंग इनकम सच एज इनकम फ्रॉम नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में नहीं एक्सपेक्ट होगी लेकिन एक ही बार हुई है, वो वाली इनकम की बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, एज इट नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट नॉट डिडक्टेड, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, इफ एनी एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको भी हम क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका बिजनेस प्रॉफिट जो इसको सम अप करके निकलेगा ऐड और लेस करने के बाद। उसके बाद क्या आता है, उस बिजनेस प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे कि भाई जितने सालों की आपने प्रॉफिट निकालना होगा। सपोज करो आपका 4 साल का प्रॉफिट की टेबल दे रखी है, तो उसको क्या करेंगे, 4 साल के हर साल का आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे, उन सभी को क्या कर दोगे, सम कर दोगे, 1 2 3 एंड 4, चारों सालों को सम कर दोगे प्रॉफिट को, उसको नंबर ऑफ ईयर 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालना। नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आप उस प्रॉफिट मतलब उस गुडविल का बेनिफिट, यानी जो गुडविल निकाल रहा है उसका बेनिफिट आप कितने टाइम तक ले सकते हो फ्यूचर में, उसकी बात करें कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि कितने टाइम तक उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस द ईयर फॉर विच द फर्म लाइकली टू अर्न हाउ दैट मच प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द एफर्ट मेड इन द पास्ट, यानी कि वही मतलब कि उसका बेनिफिट आप कितने टाइम तक ले सकते हो। तो वो अगर सपोज करो कि भाई आपका जो है ये एवरेज प्रॉफिट आता है 1 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट कितना आता है 1 लाख रुपीज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके आते हैं 3 इयर्स, कि भाई आप अगले 3 साल तक इस तरीके के प्रॉफिट का बेनिफिट ले सकते हो। तो आपकी गुडविल क्या आ जाएगी, 1 लाख इंटू 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीज, ठीक है जी। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है जी। ये देखो इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए एग्जांपल रखा है, क्या कह रहा है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें काम करना है। अमन परचेज भारत बिजनेस, अमन ने क्या किया, भारत का बिजनेस परचेज किया, विच एफर्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इट वाज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें मिल गया यहाँ पे। और किसके लिए बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 सालों के लिए आपको 2 साल का, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट पे आपको 2 साल का बेनिफिट बोला, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए 2, और एवरेज प्रॉफिट हमें कितने साल का कंसीडर करना है, 3 साल का कंसीडर करना है, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द भरत बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, उसने भरत के बिजनेस का लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे दिया 18, 19 और 20 का, ठीक है जी। कैसे दिया हुआ, 1 लाख, 1 लाख और 85, 1,10,000 और 85,000। अब इसमें कह रहा है कि इंक्लूडिंग द एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस, अब इसमें लॉसेस चार्ज है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। और इसमें क्या कह रहा है, नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000 रुपए, इसके अंदर इंक्लूडेड है नॉन बिजनेस इनकम है तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब कैसे कैसे हो जाएगा भाई, 10,000 तो आपने माइनस किया, 90,000 20,000 ऐड किए, ये माइनस हो रहा था, ये ऐड हो रहा था और ये माइनस हो रहा था, इसको भी माइनस कर दिया तो 90,000, 1,30,000 और 80,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 3 लाख। अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 3 लाख डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 सालों का प्रॉफिट था हमारा, तो 1 लाख आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, 2 लाख आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला मेथड था जो हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब आता है इसमें फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें वो कह रहा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या है, ये भी आपका सिंपल एवरेज की तरह ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि आपने जो पीछे प्रॉफिट्स निकाले थे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल के प्रॉफिट को आपको एक वेट देना पड़ेगा। तो वेट आपको वहां पे अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो क्या कह रहा है, अंडर दिस मेथड वेट्स आर असाइंड टू ईच ईयर, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज मल्टीप्लाइड विद द असाइंड वेट, यानी कि जो आपके बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाले थे उसको आपको क्या करना है, हर ईयर के वेट से असाइन करना है। सपोज करो आपको ईयर 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 1 2 और 3, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है जी, और मैं कहता हूं कि मैंने जो है पहले साल को 1 वेट असाइन किया, दूसरे को 2 और तीसरे को 3, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा आपका, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका, वेटेड प्रॉफिट। ये कितना आएगा, 1 लाख, ये कितना आएगा आपका 4 लाख, ठीक है जी, और ये कितना आएगा आपका 9 लाख। तो टोटल कितना हो गया आपका 14 लाख हो गया। ठीक है जी, ये क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा आपका, ये वेटेड प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, वो इसी चीज की बात कर रहा है। अब यहाँ पे स्टेप्स में क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। ये कैसे निकालना है, जैसे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर पीडीएफ का टेबल देखा था, कौन सा वाला टेबल, ये वाला टेबल। इसकी तरह ही आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट का तरह ही आपका क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज, यहाँ वाला भी प्रॉफिट निकलेगा। अब उसमें क्या करना है, ये वेट्स असाइन करने हैं। ये वाला प्रॉफिट हमने उसी तरह निकाला पीछे वाली की तरह, ये हमने वेट्स असाइन कर दिया यहाँ पे। और तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, वेटेड प्रॉफिट निकाला, ये वेटेड प्रॉफिट। और इस वेटेड प्रॉफिट को क्या करेंगे आप, टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। वेट्स क्या है, 1 2 और 3, टोटल इनका टोटल कितना हो गया 6, यानी कि 6 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 लाख डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात आपको, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे कहता है जी स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो आपने वेटेड प्रॉफिट निकाला उसको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 3 वाले वेटेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। वही सेम तरीका जैसे हमने पीछे देखा था, बस यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह कौन सा प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। देखो जी, हमारे पास 40,000 2016 17 18 19 और 20 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 40 48 60 50 और 36 आपके प्रॉफिट्स हैं। कहता है जी गुडविल इज टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ये क्या आ गया आपके, नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गए आपके। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, ऑन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट्स ऑफ 1 2 3 4 5, यानी कि इन सभी को क्या किया, इसको 1 वेट असाइन किया, इसको 2 किया, इसको 3 किया, इसको 4 किया और इसको 5 वेट असाइन कर दिया। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली उसने बोला, यही बात बोली यहाँ पे 16 17 18 19 20, यानी कि सब तरीके से इसी तरीके से दिया हुआ है। अब देखो करना क्या है, ये इसने प्रॉफिट्स दिए, ये वेट्स दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 40, इसको इससे किया 96, इसको इससे किया तो यहाँ पे आ गया 180 आ गया, और इसको 50,000 को 4 से करेंगे तो 2 लाख आ गया, और वहां पे आ गया 36 इंटू 5 1,80,000, सबका टोटल किया तो 960 और 696 आ गया, 696 आ गया। अब इन सभी वेट्स का टोटल किया तो कितना आया, 15 आया। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमने देखा था नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने यहाँ निकाला था इंटू 3, या क्या आपका वेटेड एवरेज मेथड से आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, अच्छा इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता दूं। देखो सुपर प्रॉफिट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, आपने सुपरमैन का नाम सुना या सुपर ह्यूमन का नाम सुना, ठीक है, तो सुपर ह्यूमन और नॉर्मल ह्यूमन में फर्क क्या होता है कि भाई उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है ना। नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन के पास ज्यादा पावर होती है, ऐसे ही सुपर प्रॉफिट है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या है कि जितना आपने सोचा उससे आपने ज्यादा कमा लिया, तो वो क्या आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। और जब सुपर प्रॉफिट निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया और जो आप उम्मीद करते थे कि आपको मिलेगा बिजनेस से, यानी कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट था, क्या था आपका नॉर्मल प्रॉफिट था, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा आपका सुपर प्रॉफिट होगा। यानी कि जो आपने एक्चुअल में कमाया और जो नॉर्मली कमाया जाता है प्रॉफिट,
उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? आपका सुपर प्रॉफिट होगा। देखो जी क्या कह रहा है, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज। ठीक है, कहने का क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए लगा के नॉर्मली आप क्या करते हो, 1 लाख 15% से 15,000 रुपए कमाते हो। लेकिन होता क्या है कि भाई अगर एक अमाउंट ऑफ कैपिटल आप लगा रहे हो तो वो हर इंटरप्राइज उससे अपने अपने तरीके का प्रॉफिट कमाएगी। कोई 15% कमा रही है, कोई 14% कमा रही है, कोई 10% कमा रही है, कोई 18% भी कमा रही है। तो होता क्या है, व्हेन similar type of business earn profit at a certain percentage of the capital employed, it is an नॉर्मल प्रॉफिट। जब वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई जब सिमिलर तरीके की इंटरप्राइज, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई एफएमसीजी इंटरप्राइज, एफएमसीजी की जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो ऐसे कंपनियां जो सिर्फ खाने पीने का सामान बेचती हैं, कि भाई वो 1 लाख रुपए लगा के 15% का रिटर्न कमा लेती हैं, वो क्या उनके लिए नॉर्मल प्रॉफिट है। बट बायर्स एडवांटेजेस लाइज इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, हमने एवरेज बताया था कि भाई एवरेज 15% कमा रही है, लेकिन उसमें से सपोज करो कोई एक इंटरप्राइज ऐसी है जो 15% से ज्यादा कमा रही है, सपोज करो भाई वो 18% या 20% कमा रही है, तो ठीक है ना, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ क्या कह रहे हैं, बट द बायर एडवांटेज लाइज इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो मैंने बात करी कि एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट से में जो ज्यादा होगा, यानी कि दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं हम, नोन एज सुपर प्रॉफिट। यही बात बताई थी मैंने अभी आपको। ठीक है जी, एग्जांपल के लिए देखते हैं जी क्या कह रहा है। एग्जांपल में अ फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख रुपीज, इट्स नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है उसकी? 15% है, यानी कि 1.5 लाख रुपए। रिटर्न उसकी कितनी आई है अभी करंट? 1.5 लाख आई है। और नॉर्मल रिटर्न उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितनी है? 10% है, यानी कि 1 लाख रुपए। यानी कि नॉर्मली वो 1 लाख रुपए कमाते हैं 10 लाख लगा के, लेकिन इस केस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न आई है वो कितनी आई है? 15 लाख रुपए। यानी कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 50,000 रुपए, ये आपका क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, अब इस पार्ट में सबसे पहली चीज याद है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। भाई सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल और एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस। किसी बिजनेस को चलाने के लिए जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई वो क्या आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक तो लायबिलिटी साइड वाला मेथड है और एक एसेट साइड वाला मेथड है। लायबिलिटी साइड वाले मेथड में क्या आएगा, आपकी जो कैपिटल होगी वो ले लेंगे, आपके रिजर्व्स होंगे वो ले लेंगे, उसमें से गुडविल माइनस कर देंगे। कौन सी वाली? इफ एग्जिस्टिंग एनी गुडविल जो बुक में आपके पास ऑलरेडी है वो वाली माइनस कर देंगे। यानी कि कौन सी वाली की बात कर रहा है ये? परचेज गुडविल की माइनस बात कर रहा है, परचेज गुडविल की, क्योंकि परचेज गुडविल आपकी बुक में होती है। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर लेंगे और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड साइड है, वो भी लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब एसेट साइड अप्रोच में क्या करना है? एसेट साइड अप्रोच में सारे एसेट्स ले लेंगे और उस एसेट्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था गुडविल नहीं है, गुडविल को भी हटा देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देंगे और फिक्टिशियस एसेट्स को भी हटा देंगे हम। और इसके अलावा हमें और क्या हटाना है इसमें? इसके अलावा हमें और क्या हटाना है? और हटाना है हमें आउटसाइडर्स लायबिलिटी हटानी है। ठीक है जी, क्या हटाना है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी हटानी है। देखो जी ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी हटानी है यहाँ पे हमें। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे, हम देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो हमने पीछे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखा था वो होता क्या है वो देख लेते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखो क्या होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ इट्स ओन बिजनेस। ठीक है जी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न द रेवेन्यू, that are made to earn the revenue by इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड और नॉट द पर्पस फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या कह रहा है? जो आपके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में आप लगा रहे हो। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो आपने सिर्फ नॉर्मल रिवेन्यू इन्वेस्टिंग पर्पस से लगाया, यानी कि आप उसको नॉर्मल बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, वो वाली बात कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ के हमारे पास इसका क्या है? सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं जी क्या कह रहा है जी। आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दिया हुआ 18,000, 20,000 और 22,000 का प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है आपको? 60,000। नॉर्मल रिटर्न कितना दिया हुआ? 10%। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो क्या कह रहा है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, इससे हमारा क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब 10 उसने 10% की रिटर्न बोली, तो अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी ये दी हुई है, ठीक है जी, और 10% की नॉर्मल रिटर्न बोली है और एवरेज एक्चुअल रिटर्न ये आ गई हमारे पास। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नॉर्मल रिटर्न आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट। जब दोनों को आप माइनस करोगे 20,000 माइनस 6,000, तो इससे क्या आया आपका? 14,000 का सुपर प्रॉफिट आया। और 3 ईयर परचेज हमें दिया ही हुआ है, तो जब 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक हमने दो मेथड देखे। पहले पार्ट में हमने देखा था
एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे थे, इसमें हमने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज की बात करी थी, उसके बाद हमने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में वही एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है। अब इसमें क्या करना है, गुडविल में कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द बिजनेस बाय कैपिटलाइजिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था सिंपल मेथड से, उसको आप क्या करो, कैपिटलाइज करो और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को उसमें से माइनस करो। देखो स्टेप्स में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड। ठीक है जी, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो नहीं है उसको नॉर्मल रिटर्न से क्या कर लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे। ये हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया स्टेप 2 में। जैसे कि इफ द फर्म अर्न 16,000 रुपए एनुअली, द फर्म नॉर्मली अर्न 10% रिटर्न। अगर 16,000 रुपए अर्न किया फर्म ने और नॉर्मल 10% रिटर्न है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो कैपिटलाइज वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1,60,000, यानी कि 16,000 डिवाइड बाय 10%। ठीक है जी, स्टेप 3 में क्या करना है हमें, स्टेप 3 में करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। नेट उसमें क्या कह रहा है जी, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे, ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। ठीक है जी, नेट एसेट्स उसमें एट द करंट वैल्यू माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये आपका एसेट मेथड से बताया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद गुडविल कैसे निकलेगी, जो आपने कैपिटलाइज वैल्यू है उसको आप नेट एसेट्स, यानी कि स्टेप 2 को स्टेप 3 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी। आगे बढ़े, देखो जी इससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, पुनीत और तरुण जो है दो बंदे हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में, हैविंग द क्रेडिट बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल कितना है, 2.5 लाख ईच है, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 5 लाख की हो गई कैपिटल। ठीक है जी, 2.5 लाख ईच बोल रहा है तो 5 लाख की कैपिटल हो गई। आगे देखो क्या कह रहा है, दे हैव क्रेडिट बैलेंस एट देयर करंट अकाउंट, कितना कितना है जी, क्रेडिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट में 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। फर्म डज नॉट हैव देयर एनी, फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। दे हैव देयर रेगुलर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख रुपीस। उसने एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का 1 लाख दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी हुई है जी, यहाँ पे 10% दी हुई है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना एवरेज प्रॉफिट से। देखो जी क्या है, सबसे पहले तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे बिजनेस की, जो 1 लाख रुपए दिया हुआ है उसको आप 10% करके 10 लाख निकाल लोगे। ठीक है जी, और आपका फिर जो नेट एसेट्स निकालने हैं, नेट एसेट्स कितने हो जाएंगे भाई, 5 लाख तो ये हो जाएगा और इनका ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस और 5 लाख मतलब ये 2.5 लाख दोनों की कैपिटल और दोनों का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 5,50,000 रुपीज। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 10 लाख में से आप यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू में से आप क्या करो, नेट एसेट्स को माइनस कर दो तो आपकी क्या आ गई, गुडविल आ जाएगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी। आपका जो आखिरी मेथड है वो ये है, आपके पास क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या करना है जी, capitalization of super in this method in this method the same is capitalized by average profit, but difference is that यहाँ पे आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। सेम तरीका है, बस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह आपको किसको कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। स्टेप्स देखते हैं हम सीधा क्या कह रहा है। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, नेट एसेट्स निकाला। ठीक है जी, नेट एसेट्स कैसे निकाला, सभी एसेट्स को ले लिया, गुडविल हटाया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आया, फिक्टिशियस हटाया और उसके अलावा आपने आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को भी हटा दिया है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड का बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गया। स्टेप 3 में क्या आया, स्टेप 3 में आया आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर, 3 to 5 ईयर। उसमें क्या कह रहा है भाई, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इस सुपर प्रॉफिट को उसके बाद क्या कर दिया हमने, कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, इसकी गुडविल निकाल लेंगे माइनस करके। देखो जी कैसे निकाल रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ फर्म का 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म कितने हैं जी, 14 लाख रुपीस है। आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 4 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 14 लाख माइनस 4 लाख, 10 लाख रुपीस हो जाएगा। देखो जी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 10 लाख दिया हुआ, यही है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, कहते हैं इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रिटर्न कितना आ रहा है आपका, 10% का आ रहा है। नॉर्मल रिटर्न कितना आ रहा है, 10% का आ रहा है। ठीक है जी, तो जो आपका 1.5 लाख है उसको क्या करना है जी आपको, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आया आपका कितना, 10 लाख पे 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका। और आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया है, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख और 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, 50,000 आ गया। अब इस 50,000 को आपका कैपिटलाइज कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने कैपिटलाइज किसको किया, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लिया तो आपकी गुडविल बन गई। यहाँ पे माइनस नहीं करना है दोनों में ना, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे हमने देखा था, इसको कैपिटलाइज कर लेंगे तो गुडविल आ जाएगी। आपका कैपिटलाइजेशन वाला मेथड है कि हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें हमें जो सिंपल कैपिटलाइजेशन जैसे ये वाला था,
हमारा ये तो सुपर प्रॉफिट का है, ये वाला था कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने सिंपल एवरेज की बात करी थी। तो सिंपल एवरेज में जो और जब सुपर प्रॉफिट में जो कैपिटलाइज करा है वहां पे हमें लास्ट में माइनस नहीं करना है, जो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ निकला था और जो पीछे वाले मेथड में हमारे सिंपल एवरेज मेथड में नॉर्मल में हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकला था उन्हीं का क्या है वो कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब उनको आपको क्या करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, बात इतनी है कि आपके पास जो चार मेथड है, कौन से मेथड है भाई, बेसिकली आपके पास पांच हैं जिसमें से दो पार्ट में आपके दो दो है। जैसे हमने बात करा था मेथड की, हमारे पास मेथड कितने हैं, एक तो आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, समअप कर रहा हूं मैं आपके लिए अब सारा, ठीक है जी, और एक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी। देखो इसमें हमारे पास दो थे, एक था हमारे पास सिंपल और एक था हमारे पास एवरेज, और इसमें हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दो थे, इसमें भी हमारे पास दो थे, दो कौन से थे, एक था हमारे पास कैपिटलाइजेशन किसका करना है हमें, सिंपल वाले का करना है, ठीक है जी, और इसका हमें क्या करना था, सुपर वाले का कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें हमें लास्ट में क्या करना था, माइनस करके नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना था, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना था इन्हीं दोनों केसेस में, और इसमें हमें लास्ट में क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको क्या करना था, हमें डिवाइड करना था, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। और ये तो आपका नॉर्मल चल ही रहा था, इसमें भी आपको क्या यूज करना था, नंबर ऑफ ईयर परचेज करना था लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है जी। इसी के साथ आपका गुडविल का रिवीजन समाप्त होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।